नमस्कार एवरीवन। माय नेम इज सी अभिषेक कासर एंड अपना क्लास 12th एफएमएम का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था उसको एक बार क्विकली गो थ्रू करते हैं, देन आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा था फाइनेंशियल मार्केट्स होता क्या है, जिसमें आपको पता चला होगा कि फाइनेंशियल मार्केट जो है सिर्फ शेयर मार्केट नहीं होता, इसके अलावा भी कितने सारे टाइप्स ऑफ मार्केट्स होते हैं वो सब हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने क्या किया, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट इसको भी डिस्कस किया था, राइट। प्राइमरी मार्केट में मेन चीज आपको फोकस करना था, जब भी कंपनी क्या करेगी, कोई भी टाइप ऑफ न्यू सिक्योरिटी इश्यू करती है, तो जो न्यू सिक्योरिटी इश्यू कर रही है वो जो ट्रांजेक्शन रहेगा वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट रहता है। अब यहाँ पे हमने पहले फोकस क्या करना है, पहला तो न्यू सिक्योरिटी इस पे फोकस करना है, एंड दूसरा सिक्योरिटी के शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, ये कुछ भी चीज कवर हो सकता है, राइट। इसके अंदर कंपनी और जो इशूअर रहेगा वो एन इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजेक्शन होता है। देन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, एक बार सिक्योरिटी इशू हो गया उसके बाद में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बाइंग एंड सेलिंग के इन्वेस्टर्स के बीच में, वो किसके पार्ट रहेंगे, सेकेंडरी मार्केट का। नेम से आपको क्लियर हो जाता है, प्राइमरी मार्केट जहां पे ट्रांजेक्शन पहले होते हैं, देन उसके बाद में जो ट्रांजेक्शन होते हैं दे आर इनटू सेकेंडरी मार्केट, राइट। यहां तक अपना ये क्लियर हो गया था। नाउ आज की क्लास में अपने को क्या करना है, ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना है, इंडेक्स वाला करके, राइट, कि इंडेक्स क्या होता है, ये अपने को टॉपिक स्टार्ट करना रहेगा। डन। हाँ, कलर चेंज कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा। रेड कलर करेगा, चलो रेड कलर करता है। हाँ, आज की क्लास में अपना टॉपिक रहेगा कि इंडेक्स क्या होता है ये समझना है, राइट। इंडेक्स क्या होता है उससे पहले मेरे को ये बताओ, अपनी इंडिया के अंदर आज के टाइम पे कितने स्टॉक एक्सचेंजेस है। तो इंडिया में आज के टाइम पे दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। पहला एनएससी, दूसरा बीएससी। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करेगा, राइट। ये तो दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है सिक्योरिटीज का। अगेन, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग रहेगा सिक्योरिटीज का। ये स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली तुम देखो, सेकेंडरी मार्केट हमने डिस्कस किया था ना, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग रहेगा। तो वो बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे होता है, तो इन स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर रहता है। तो बीएससी और एनएससी ये क्या रहेंगे, अपना सेकेंडरी मार्केट का पार्ट रहता है। पहला तो ये आपको क्लियर हुआ। दूसरा, अभी क्वेश्चन आता है कि इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स इंडिया में कितने हैं, राइट। सबसे पहले तो जनरली जब मैं पूछता हूँ इंडेक्स कितने होते हैं, तो लोग बोलते हैं दो स्टॉक एक्सचेंज है तो इंडेक्स भी दो होंगे। नहीं, इंडेक्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स बना रखे, राइट। अभी बताने वाला हूँ कितने सारे टाइप्स ऑफ इंडेक्स है करके, राइट। नाउ बट उनमें से जो दो सबसे पॉपुलर इंडेक्स है वो कौन कौन से इंडेक्स है पहले वो देखते हैं। एनएससी के केस में जो इंडेक्स है दैट इज निफ्टी 50, दैट इज निफ्टी 50। एंड बीएससी के केस में जो इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके केस में जो इंडेक्स है वहां पे है सेंसेक्स। ठीक है, ये दो इंडेक्स अपने काम करते हैं। अभी समझते हैं इंडेक्स होता क्या है। सी, आपको ये पता होना चाहिए कि एनएससी के अंदर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट करीब 3000 कंपनीज के आसपास लिस्टेड है। कितनी, 3000 कंपनीज वहां पे लिस्टेड है, मतलब 3000 कंपनीज के अंदर आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। बीएससी के अंदर देखोगे तो करीब 5000 कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है, मतलब 3000 5000 कंपनीज के अंदर आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। बीएससी में ज्यादा क्यों लिस्टेड है, बिकॉज बीएससी एनएससी से बहुत पुराना है, इसके लिए वहां पे थोड़ी कंपनीज ज्यादा लिस्टेड है, राइट। आज के टाइम पे जो भी नए नए आईपीओ आते हैं जनरली दोनों के अंदर ही वो लिस्ट होते हैं, राइट। मतलब दोनों स्टॉक एक्सचेंज में आप उसका बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ अभी इंडेक्स को समझते हैं करके। देखो, 3000 कंपनीज को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है करके। कौन सी कंपनी ऊपर जा रही है, कौन सी कंपनी नीचे जा रही है, ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। सेकंड, अभी इतनी सारी कंपनी से आपको एक ब्रॉड आइडिया लगाना काफी मुश्किल होता है। तो इन लोगों ने क्या किया ना, इनमें से 3000 में से क्या क्या टॉप 50 कंपनी, निफ्टी 50 के केस में क्या क्या, जो 50 कंपनीज है उनको सेलेक्ट किया, जो बड़ी बड़ी 50 कंपनीज है उनको सेलेक्ट किया, और वो भी अलग अलग सेक्टर से। ठीक है, करीब 13 सेक्टर से, कितने, 13 सेक्टर से, मतलब फार्मा सेक्टर से कुछ कंपनी को उठाया, पेट्रोलियम सेक्टर से कुछ कंपनी को उठाया, टेलीकॉम सेक्टर से कुछ कंपनीज को उठाया, और इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज को मिला के एक लिस्ट बनाया करके, राइट। उस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। एनएससी के कौन, एनएससी के कौन, एनएससी के केस में कौन सा इंडेक्स है, निफ्टी 50, जिसके अंदर इंडिया की अलग अलग सेक्टर से क्या कर रखा है हमने, टॉप 50 कंपनीज को इसके अंदर सेलेक्ट किया गया, राइट। जिसके अंदर आपका रिलायंस हो जाएगा, टीसीएस हो जाएगा, इन्फोसिस हो जाएगा, ये सब कंपनी आती है। जैसे अभी जोमेटो जिसका कंपनी का नाम इटरनल है, वो इसके अंदर आती है। सिप्ला आ गया, डॉक्टर रेड्डी आ गया, ये सारी कंपनीज तुम देखो क्या अलग अलग सेक्टर से इसके अंदर इंक्लूड किया है, और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है करके। ये तुमको क्लियर है। सेम ऐसा ही काम किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी किया। एनएससी और बीएससी दोनों कॉम्पिटिटर्स, राइट, दोनों सेम ही चीज है करके।
आपको जो काम एनएससी करता है वही काम बीएससी करता है, ठीक है। तो एनएससी ने जैसा ये किया है 50 कंपनीज का एक इंडेक्स बना दिया, वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, 30 कंपनीज का, कितनी कंपनीज का, 30 कंपनीज का इंडेक्स बनाया जिसका हमने सेंसेक्स नाम दिया है करके, ठीक है ना। ये टॉप 30 कंपनीज है, अगेन अलग अलग सेक्टर से यहाँ पे भी इसको इंक्लूड किया करके। नाउ तो तुमको पहले समझा इंडेक्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग सेक्टर से बड़ी बड़ी कंपनीज को एक लिस्ट के अंदर डाल दिया, उसको इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, इंडेक्स अपने को क्या बताता है, इंडेक्स जरूरी क्यों, इंडेक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ इंडेक्स से अपने को क्या है ना, एक ओवरऑल अपना जो इक्विटी मार्केट, ओवरऑल शेयर मार्केट है, उसका आइडिया लग जाता है। कैसे आइडिया लगता है, बिकॉज यहाँ पे तुमने नोटिस किया अलग अलग सेक्टर से कंपनी उठाया, और ये इंडेक्स क्या बताता है, ओवरऑल मूवमेंट बताता है कि जो टॉप 50 कंपनीज है या फिर सेंसेक्स के केस में टॉप 30 कंपनीज है, उनका ओवरऑल मूवमेंट क्या है, वो बढ़ रही है फिर घट रही है करके, राइट। तो तुमको पूरा शेयर मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है कि अभी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तुम पिछले 2 साल के अंदर नोटिस करोगे तो शेयर मार्केट बहुत ज्यादा गिरा है करके। मैंने शेयर मार्केट बहुत ज्यादा गिरा है, तो तुमको कैसे पता लगता है कि शेयर मार्केट गिरा है, राइट। तुम इन इंडेक्स को देखते हो, निफ्टी 50 को देखते हो, सेंसेक्स को देखते हो, इससे तुमको पता चलता है कि पिछले 2 साल में ये काफी ज्यादा गिरे हैं, राइट। तो ये है। और एक इनका बेनिफिट होता है क्या, कि ये आपको हेल्प करते हैं कि अपने कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन क्या चल रहा है, ये आपको थोड़ा इससे आइडिया लग सकता है, right? अपनी कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन यदि अच्छा चल रहा है, तो ये जनरली ये जो इंडेक्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, अच्छे चलेंगे, राइट। यदि सिचुएशन खराब चल रहा है तो ये भी खराब परफॉर्म करते हैं। जैसे पिछले 2 साल में बिकॉज ऑफ वॉर जो हो रहा है करके, इससे ऑयल प्राइसेस महंगे हो गए, ऑयल प्राइसेस महंगे होने से क्या, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कंपनीज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया। गवर्नमेंट ने अभी डेटा रिलीज किया है कि जो ऑयल कंपनीज है, जिसके अंदर रिलायंस, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सारी कंपनीज आती है, उनको इस वॉर के दौरान करीब 70,000 करोड़ रुपीज का नुकसान हुआ अगर करे। तो अभी देखो इकोनॉमिकली ये सब चीज क्या बुरा था, तो इसका असर तुमको इंडेक्स पे भी देखने को मिलता है। इंडेक्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत क्विकली तुमको क्या करता है, बता देता है कि अपना इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रहा है। आई होप यहाँ पे आपको इंडेक्स क्लियर रहेगा, राइट। नाउ अभी मेरे को क्या बताना है कि इंडेक्स, ये तो देखो मेन तो 2 इंडेक्स है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स करके, राइट। बस इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स है, राइट। यहाँ पे तो टॉप 50 कंपनी, यहाँ पे टॉप 30 कंपनी, इनके अलावा कौन कौन से इंडेक्स है मैं एक बार आपको वेबसाइट से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो, जैसे देखो ये एनएससी के इंडेक्सेस है जो यहाँ पे, पहला तो निफ्टी 50, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्या रहेगा, टॉप 50 कंपनी हो गया, उनके आगे वाली 50 कौन सी कंपनी है वो इस इंडेक्स में डाल दिया। फिर यहाँ पे क्या सेक्टर वाइज भी इंडेक्स बना रखा है, जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक बना रखा है, जिसके अंदर क्या, जो बैंकिंग इंडस्ट्री की जो कंपनीज है, जिसमें एच डी एफ सी, आईसीआईसी बैंक, यस बैंकर, इन सब कंपनीज को एक लिस्ट में डाला जाता है और इनके ओवरऑल मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है, राइट। फिर तुम्हारा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, इसमें क्या फाइनेंशियल सर्विस वाली कंपनीज जैसे जियो, ब्लैक रॉक फाइनेंशियल कंपनी हो गया करके, राइट। और कोटक का फाइनेंस कंपनी हो गया करके, राइट। बजाज फाइनेंस कंपनी हो गया, टाटा का भी एक फाइनेंस कंपनी है करके, इन सबको इसके अंदर डाला गया, राइट। फिर निफ्टी मिड कैप कंपनीज करके, राइट, जिसमें मिड कैप का मतलब तो मीडियम साइज कंपनीज, ये इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि निफ्टी 50 में तो टॉप कंपनीज है, मिड कैप में जो मीडियम साइज कंपनीज है वो आ जाता है। फिर तुम्हारे निफ्टी 100 टॉप 100 कंपनीज, और इस तरीके से तुम देखो बहुत सारे इंडेक्सेस बना रखे हैं इन्होंने करके, कितने सारे इंडेक्सेस है करके, खत्म ही नहीं होती लिस्ट, इतने सारे इंडेक्सेस है करके। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इंडेक्स होता क्या है, कि जो अलग अलग कंपनीज को यहाँ पे सेलेक्ट करके एक लिस्ट बना देते हैं और उनके ओवरऑल मूवमेंट को हम ट्रैक करते हैं, राइट। मेन इंडेक्सेस अपने यहाँ पे कौन से हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, क्लियर है। अभी इसको रीड करते हैं। Now, an index is used to give information about the price movement of products in financial commodities and other markets. ठीक है, पहला क्या बोलता है, तुमको प्राइस मूवमेंट के बारे में बताता है, ओवरऑल तुम्हारा क्या जो शेयर्स है उनके प्राइस बढ़ रहे हैं फिर गिर रहे हैं। तो देखो फाइनेंस प्रोडक्ट्स इन फाइनेंशियल, ये तो बात कर रहा है शेयर्स की, बात कर रहा है कि शेयर मार्केट में प्राइस मूवमेंट क्या हो रहा है। अब इंडेक्स तुमको पता है कि सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं होता है, कमोडिटी मार्केट्स के अंदर भी इंडेक्स होते हैं, जैसे कि गोल्डमैन सेक्स कमोडिटी इंडेक्स करके, जो कमोडिटीज के ओवरऑल प्राइसेस को ट्रैक करता है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन सब के ओवरऑल प्राइसेस को ट्रैक करता है। वैसे ही तुम्हारा जो डेट मार्केट है, जहाँ पे बॉन्ड्स, डिबेंचर, इन इनके लिए भी क्या होता है, इंडेक्स बने होते हैं करके, एंड इन वो क्या करते हैं, इन सब बॉन्ड्स, डिबेंचर, इनकी प्राइसेस को ट्रैक करते हैं। हर एक मार्केट में क्या होता है, अपने अपने इंडेक्स बने रहते हैं। मेनली यहाँ पे अपना फोकस रहेगा डिस्कशन के लिए शेयर मार्केट में जो इंडेक्सेस रहते हैं, जो कि मैंने कुछ अभी एग्जाम्पल बताए थे उनके ऊपर। डन। यहाँ यहाँ पे इस वाले वर्ड पे फोकस करना कि आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट प्राइस मूवमेंट, ठीक है। नाउ स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्सेस, जिसके ऊपर अपने को मेन फोकस करना है। देखो इंडाइसेस एंड इंडेक्स, पहली बात तो सेम है, ये एक माइंड में रखना, ठीक है।
स्टॉक मार्केट इंडाइसेस बोलो या फिर इंडेक्स बोलो, दोनों चीज सेम है ना। आर मेंट टू कैप्चर द ओवरऑल बिहेवियर को कैप्चर करता है, या फिर बोल सकते हैं ओवरऑल प्राइस को कैप्चर करता है ऑफ इक्विटी मार्केट। कौन से? स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस तुम्हारे इक्विटी मार्केट के ओवरऑल बिहेवियर को कैप्चर करते हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज क्रिएटेड बाय सेलेक्टिंग a group of stocks that are representative of the whole market, और पहले इस लाइन को समझते हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स कैसे बनता है? ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जो कि पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने अलग अलग सेक्टर से स्टॉक्स को सेलेक्ट करके एक इंडेक्स बनाया करें, और एक स्पेसिफिक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसे होएगा? जब हमने देखा कि निफ्टी बैंक इंडेक्स, यहाँ पे क्या बैंकिंग इंडस्ट्रीज की कंपनी को लिया, वैसे निफ्टी फार्मा इंडेक्स जहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको हम लेते हैं, राइट? तो इसे स्पेसिफिक सेक्टर वाइज भी इंडेक्स हो सकता है, और अ पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए भी इंडेक्स बनाया जा सकता है। क्लियर है? नाउ द ब्लू चिप इंडेक्स ऑफ एनएससी इज अ सीएनएक्स निफ्टी करके। देखो अब यहाँ पे जो सीएनएक्स निफ्टी है ना, दिस इज एक्चुअली ओल्ड नेम। न्यू नेम इसका है निफ्टी 50। निफ्टी 50, ये सीएनएक्स निफ्टी ये पुराना नेम है। अभी इसके टाइम, आज के टाइम पे ये नेम निफ्टी 50 वर्ड यूज होता है। एंड ब्लू चिप इंडेक्स का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके लिए जो इंडेक्स बना रखा है उसको हम बोलते हैं ब्लू चिप इंडेक्स। ब्लू चिप का मतलब बड़ी कंपनीज। ठीक है, ये क्लियर है? अगेन रिपीट कर देता हूँ, एग्जाम के अंदर तुमको क्या करना है, जो बुक में डेटा दे रखा है वो ही लिखना है। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता रहता हूँ दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज। तुमको ये नॉलेज एग्जाम में शो नहीं करना है। एग्जाम बुक में तुम्हारा पुराना डेटा दे रखा है, तुमको पुराना डेटा लिखना है। ये सारा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। डन? आगे चलते। आई होप इंडेक्स क्या होता है क्लियर है तुम लोग। नाउ फिर आता है, नेक्स्ट आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या आता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है पहले ये समझो करके। लेट्स चेक, जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है, एक्चुअल डेटा बता रहा हूँ, ठीक है? रिलायंस जो कंपनी है उसका आपको पता है मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? करीब 17 लाख करोड़ रुपए। कितना? 17 लाख करोड़ रुपए, ठीक है? या डॉलर टर्म्स में बोलो तो करीब $250 बिलियन। $250 बिलियन के आसपास उसका वैल्यू, या फिर इंडिया टर्म्स में 17 लाख करोड़ रुपए के आसपास उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। नाउ मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है? यदि मेरे को रिलायंस कंपनी पूरा पूरा खरीदना है तो मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा? तो 17 लाख रुपए करोड़ देना पड़ेगा, फिर $250 बिलियन देना पड़ेगा, $250 बिलियन देना पड़ेगा, राइट? मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको क्या बताता है कि किस कंपनी का कितना वैल्यू है। मतलब उस कंपनी को मेरे को खरीदना है, 100% खरीदना है, तो मेरे को कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। ये आपको समझ आ गया? मतलब यदि आपको रिलायंस को खरीदना है तो आपको 17 लाख करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, या फिर $250 बिलियन देने पड़ेंगे। ये क्या हो गया? रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। ये रिलायंस के बिजनेस का पूरा वैल्यू हो गया, राइट? तो जितने भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, सबका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको अवेलेबल होता है, राइट? हर एक कंपनी का कितना वैल्यू है ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब समझा? एक जो लिस्टेड कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, उसका वैल्यू कितना, मेरे को 100% खरीदना है तो पैसा कितना देना पड़ेगा, वो इसका मतलब है। डन? अभी पढ़ते हैं इसको। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ ऑल द लिस्टेड शेयर्स ऑन द स्टॉक कंट्री स्टॉक एक्सचेंज। देखो ये तो ना सीधा क्या जा रहा है कि तुम्हारा जितने भी अपने कंट्री के अंदर स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है? अपना जो स्टॉक एक्सचेंज है, लेट्स से एनएससी, तो उसके अंदर जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उन सबका इंडिविजुअल तुम मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करो और उन सबका टोटल कर दो। ये उसकी बात कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ ऑल द लिस्टेड शेयर्स, सबकी लिस्टेड शेयर्स की बात कर रहा है, राइट? ऑन द कंट्री स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? जबकि ये गलत है, क्या इंडिविजुअली कंसिडर किया जाता है। इट इज कंप्यूटेड ऑन अ डेली बेसिस। ये डेली बेसिस पे कंप्यूट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताने वाला तुमको, राइट? ये पहले सीख ही रहते हैं। ये फॉर्मूला देखो, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर, उसका क्लोजिंग प्राइस क्या है? जैसे रिलायंस का अभी क्लोजिंग प्राइस चल रहा है करीब 1300 रुपए के आसपास चल रहा है, 1310 रुपए होगा, राइट? इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, कितने शेयर्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब उस कंपनी ने अब तक कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं। तो रिलायंस के केस में उसने करीब 1350 करोड़ शेयर्स इशू कर रखे। कितने? 1350 करोड़ शेयर्स इशू कर रखे, राइट? तो पर शेयर प्राइस कितना है इनटू टोटल शेयर्स कितना है करके, तो आपका आ जाता है उसका मार्केट कैपिटल, जो कि करीब 17 लाख करोड़ रुपए के आसपास आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, ये अप्रोक्स इतना वैल्यू उसका रहेगा। समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं? ना इसको एक बार देख भी लेते हैं, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि हमने डेटा सही लिया है क्या। होम पेज पे जाते हैं, लेट्स सर्च रिलायंस। ना अभी इसमें देखो, अभी इसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है ये जरा देखना। 1310 रुपए के आसपास इसका मार्केट प्राइस चल रहा है, ये डन। फिर यहाँ पे समझो,
ये देखो इसका मार्केट कैप कितना आ रहा है, टोटल मार्केट कैप जो कि 17 लाख करोड़ रुपए, ये करोड़ के अंदर दे रखे, ठीक है। 17 लाख करोड़ रुपए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, राइट। मतलब तुमको रिलायंस को खरीदना है तो कितना देना पड़ेगा, 17 लाख करोड़ रुपए देना पड़ेगा। डन, समझ में आएगा तुमको, ठीक है। अभी आगे चले, एक बार इसको रीड करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, अब देखो एक कंपनी की बात करेंगे, राइट। On a particular day can be computed by the product of number of shares outstanding and the closing price of the share, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो जो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उस कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, वो इनटू उसका क्लोजिंग प्राइस करते हो, जो कि हर डे तुमको मिलता है, हर दिन उसका प्राइस क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो तुम उसको क्या कर सकते हो, हर दिन उसका मार्केट कैपिटलेशन निकाल सकते हो, राइट। अब शेयर का प्राइस बढ़ता जाता है तो उसका मार्केट कैपिटलेशन बढ़ेगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा। शेयर का प्राइस गिरता है तो उसका वैल्यू भी गिरता है, राइट। Here the number of outstanding shares refer to the issue size of the stock। ये लाइन को इग्नोर कर सकते हो, कोई खास इसके अंदर बात नहीं है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हो तुमको समझा। एक कंपनी का कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे, क्लोजिंग शेयर प्राइस क्या है वो इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब उस कंपनी ने अब तक कितने शेयर्स इशू किया गया है, तो तुमको एक कंपनी का मार्केट कैपिटलेशन मिलेगा। सारी की सारी जो भी कंपनीज तुम्हारा लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उन सबका मिलाकर तुमको कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबका इंडिविजुअली कैलकुलेट करो एंड उसका टोटल कर लो, जो कि तुम्हारा फर्स्ट लाइन के अंदर बोलता है। मार्केट कैपिटल इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ ऑल द लिस्टेड शेयर्स ऑफ द कंट्रीज स्टॉक एक्सचेंज। ये जितनी भी कंपनी सबकी बात करा है, फिर ये पर्टिकुलर कंपनी एक कंपनी का कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करा है। क्लियर है करके तुमको। ये तो देखो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन तुमको बताता हूँ करके, राइट। कि अपना इंडिया का जो सबसे बड़ा कंपनी जो कि रिलायंस है, उसका मार्केट कैपिटलेशन हमने देखा करीब $250 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैपिटलेशन है। दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है, इट्स जनरली एनवीडिया और गूगल बहुत क्लोज चलता है करके। इन दोनों का मार्केट कैपिटलेशन पता है आपको कितना है, इन दोनों का बिजनेस वैल्यू कितना है पता है आपको, लगभग $5 ट्रिलियन के आसपास, कितना, $5 ट्रिलियन के आसपास करके। तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी वो कंपनी है करके, राइट। अपना रिलायंस तो कितना छोटा कंपनी है करके। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, जस्ट नॉलेज के लिए, एज अ फन फैक्ट, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे लास्ट लाइन क्या बोलता है, सिमिलरली टू कंप्यूट द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल द कंपनीज लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज, वी एग्रीगेट द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल द कंपनीज ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज। यदि तुमको जितनी भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, उन सबका मिला के मार्केट कैपिटलाइजेशन चाहिए, तो क्या करोगे, सबका इंडिविजुअली कैलकुलेट करो एंड उनका टोटल कर लो, ठीक है। बस ये इस तरीके से आ जाएगा, कोई ज्यादा खास पॉइंट है नहीं, आगे चलते हैं। फिर आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो, राइट। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा कंट्री का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, उन सबका वैल्यू कितना है। तो आज तुम्हारा हमने देखो, जैसे हमने डिस्कस किया, एनएससी के अंदर करीब 3000 कंपनीज लिस्टेड है, करेक्ट। इन सबका मार्केट कैपिटल मिलाकर कितना है, तो ये करीब आता है अपना $5 ट्रिलियन के आसपास आता है, कितना, $5 ट्रिलियन के आसपास आता है, ठीक है ना। इसको यदि तुम डिवाइड करते हो भाई, अपना कंट्री का जीडीपी कितना है, जो कि करीब $4 ट्रिलियन के आसपास है, राइट। तो तुम्हारा परसेंटेज आता था 120% के आसपास परसेंटेज आता है। तो यही तुम्हारा क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो। एक बार इसको रीड करते हैं। द मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो इज डिफाइंड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द स्टॉक्स, ठीक है, जो कि हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया, स्टॉक्स वर्ड यूज किया, मतलब कि जितने भी शेयर्स है उन सबका मिलाकर कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है। क्लियर है तुमको, हमने जितने भी सबका क्यों लिया, सबका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे वर्ड यूज करेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टॉक्स, सबका मिलाकर, किसी एक कंपनी की बात नहीं करी। डिवाइडेड बाय जीडीपी, ये अपना कंट्री का जीडीपी है जो कि आज करीब $4 ट्रिलियन के आसपास है। तो तुम्हारा जो परसेंटेज आता है 120% के आसपास आता है, राइट। इट इज यूज टू मेजर की स्टॉक जो मार्केट है उसका साइज क्या है, क्या स्टॉक मार्केट है उसका साइज क्या है, ये बताता है, राइट। तो इंडिया का अभी ये 120% के आसपास चल रहा है। यूएस का तुम देखोगे तो ये करीब मोर देन 200% के आसपास चल रहा है, क्या करें। इससे समझता है कि उनका स्टॉक एक्सचेंज अपने से कितना बड़ा है, राइट। अभी रिसेंट टाइम्स में बिकॉज अपना शेयर मार्केट में गिरावट आया तो अपना ये 120% के आसपास चल रहा है। बाकी यूजुअली ये कुछ टाइम पहले 150% के आसपास चल रहा था, राइट। देन ये तुमको समझ आया किस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो होता है, ठीक है। जितने भी जितने भी शेयर्स है, जितने भी स्टॉक्स है, इन सबका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय जीडीपी क्या है अपने कंट्री का, तो तुम्हारा ये परसेंटेज निकल के आ जाता है। 120% इंटू 100 करोगे तो ये परसेंटेज में आएगा, क्लियर है, ठीक। वैसे यहाँ पे तुम्हारा वैसे इंटू 100 करने का बोलता नहीं है, तो तुम इंटू 100 नहीं करोगे, सिर्फ रेशियो फॉर्म में लिखोगे तो भी चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर का क्या मतलब होता है ना, देखो टर्नओवर का सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है कि टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी,
ट्रेडेड क्वांटिटी मतलब किसी कंपनी का कितने शेयर्स बिके करके, राइट? एक दिन में उस कंपनी के कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, बाई एंड सेल कितने हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेडेड क्वांटिटी। ट्रेडेड क्वांटिटी का मतलब समझा, कितने शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, ठीक है, इन टोटल एक दिन में या फिर एक हफ्ते में या फिर एक महीने में, जैसा भी तुमको टाइम पीरियड का कैलकुलेट करना है तुम कर सकते हो, राइट? अब मैं अपने यहाँ पे लेते हैं एक दिन में, ठीक है, कि टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कितना इन अ सिंगल डे, इनटू करते हो तुम उसको एट अ प्राइस एट विच ट्रेड टेक्स प्लेस, ठीक है। टोटल कितना, लेट्स से कि मॉर्निंग में अपना 5 शेयर्स बिका एट अ प्राइस ऑफ 100, फिर बाद में अपना लेट्स से 10 शेयर और बिका एट अ प्राइस ऑफ 110 रुपये करके, ठीक है। और ऐसा अज्यूम करते हैं कि अपना एक दिन में दो ही ट्रांजेक्शन हुए शेयर्स के, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 500, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1100 रुपये, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 1600 रुपये। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, टोटल टर्नओवर हो जाएगा, ये तुम्हारा टोटल टर्नओवर हो जाएगा। डन, इस तरीके से टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो तुमको लेट से किसी कंपनी का टर्नओवर कैलकुलेट करना है, लेट से सिप्ला कंपनी है, उसका तुमको टर्नओवर कैलकुलेट करना है, तो तुमको क्या करना है, तुमको देखना है कितने कितने उसके शेयर्स को बेचा गया खरीदा गया, इनटू किस किस प्राइस के ऊपर बेचा गया खरीदा गया, एंड जो तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है उन सबका टोटल कर लो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, टर्नओवर मिल जाएगा। अभी एक बार रीड करते हैं। टर्नओवर फॉर अ शेयर इज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग ट्रेडेड क्वांटिटी, मतलब कितना बाइंग एंड सेलिंग हुआ, विद द प्राइस एट विच द ट्रेड टेक्स प्लेस, और किस प्राइस पे वो बाइंग एंड सेलिंग हुआ, इन दोनों को इंटू कर लो। Similarly, to compute the turnover of the companies listed at the stock exchange, we aggregate the traded value of all the companies traded on the exchange. इस लाइन का मतलब क्या है कि यदि तुमको स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है, उन सबका तुमको टर्नओवर निकालना है कंबाइंड, तो तुम क्या करोगे, इंडिविजुअल अगेन सेम चीज जैसा हमने मार्केट कैपिटलेशन में किया था, इंडिविजुअली हर कंपनी का तुम क्या करो, टर्नओवर कैलकुलेट करो एंड उसका टोटल कर लो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उन सबका कंबाइंड तुमको टर्नओवर मिल जाएगा। ये इस लास्ट लाइन में बोला, क्लियर है? आगे चलो। फिर आता है टर्नओवर रेशियो करके, राइट? टर्नओवर रेशियो क्या रहेगा कि जो हमने यहाँ पे टर्नओवर कैलकुलेट किया, टर्नओवर एट द एक्सचेंज, ठीक है, देखो इसके अंदर भी सेम वो चीज रहता है करके, तुम इंडिविजुअल कंपनी का भी निकाल सकते हो एंड पूरे शेयर मार्केट का भी निकाल सकते हो। इंडिविजुअल कंपनी का निकालना तो कैसे निकालूंगा, कि जो मैंने टर्नओवर वहां पे कैलकुलेट किया अभी, कोई भी कंपनी का, सिप्ला का एग्जांपल लिया तो उसका ले लो, डिवाइड बाय क्या करूंगा, और सिप्ला का मार्केट कैपिटलेशन कितना है, सिप्ला का मार्केट कैपिटलेशन कितना है, मतलब सिप्ला का वैल्यू क्या है, तो तुम्हारा वो टर्नओवर निकल के आ जाएगा। मेरे को जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टेड कंपनीज है इन सबका कंबाइंड टर्नओवर रेशियो चाहिए, तो क्या करूंगा, जो टर्नओवर एट द एक्सचेंज, मतलब जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उन सबका मैं क्या करूंगा, टर्नओवर निकालूंगा कंबाइंड, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दूंगा मार्केट कैपिटलेशन एट द एक्सचेंज, मतलब कि मार्केट कैपिटल अपना स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उनका मार्केट कैपिटल। क्लियर है? तुम इंडिविजुअल कंपनी के लिए निकाल सकते हो, ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी निकाल सकते हो। एक बार रीड कर लेते हैं। टर्नओवर रेशियो is defined as total value of the shares traded on country's stock exchange for a particular period divided by market capitalization at the end of the period। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड क्यों लिखा, बिकॉज तुम ये टर्नओवर रेशियो जैसे मैंने बोला एक दिन का भी निकाल सकते हो, एक हफ्ते का भी निकाल सकते हो, एक महीने का भी निकाल सकते हो, एक साल का भी निकाल सकते हो, जैसा तुमको चाहिए, एंड उसको डिवाइड कर देना मार्केट कैपिटलेशन, जब तुम्हारा पीरियड होता है उस टाइम पे मार्केट कैपिटलेशन क्या था उससे डिवाइड कर देना, तो तुमको ये रेशियो मिल जाएगा। अब देखो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज टू मेजर ट्रेडिंग एक्टिविटी और लिक्विडिटी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ये क्यों यूज आता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी और लिक्विडिटी मेजर करने के लिए। पहले ट्रेडिंग एक्टिविटी, दोनों वर्ड वैसे सेम ही है, ट्रेडिंग एक्टिविटी और लिक्विडिटी, इसका मतलब होता है कि कौन से शेयर के अंदर ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग होता है, ये पता लगाने के लिए। ये जरूरी क्यों है ये समझना है। पहले ये लिक्विडिटी वर्ड को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि जब तक आप फाइनेंस पढ़ोगे ना, ये लिक्विडिटी वर्ड आपको बहुत यूज आएगा। लिक्विडिटी वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी आपका एसेट है, कोई भी आपका एसेट है, उसको कितना जल्दी आप बेच के पैसा वसूल कर सकते हो। अगेन रिपीट करता हूँ, लिक्विडिटी वर्ड का मतलब है कोई भी एसेट है उसको कितना जल्दी बेच के आप अपना पैसा वसूल कर सकते हो, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। जितना ज्यादा उतना बढ़िया है, राइट? जैसे शेयर्स वगैरह है, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत हाई है, इमीडिएटली आप क्या कर सकते हो, बेच के पैसा वसूल कर सकते हो। तुम्हारा पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में इमीडिएटली पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, एफडी है इमीडिएटली पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, तो इन चीजों में क्या है, लिक्विडिटी बहुत हाई रहता है। लिक्विडिटी कहाँ पे हाई नहीं है, लिक्विडिटी कहाँ पे अच्छा नहीं है, रियल स्टेट वगैरह वहां पे रियल लिक्विडिटी अच्छा नहीं है। तुम्हारा घर है उसको बेचना तो उसके अंदर बहुत टाइम लग सकता है, राइट? तो ये लिक्विडिटी वर्ड का मतलब तुमको समझ आया? यस। नाउ लिक्विडिटी वर्ड या फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी दोनों अगेन सेम ही चीज है करके, एक स्टॉक के अंदर जितना ज्यादा लिक्विडिटी हो, जितना ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हो, उतना अच्छा रहेगा, राइट? क्यों अच्छा है, बिकॉज तुमको कभी भी बेचना रहेगा तो वहां पे तुम्हारे बेचने के लिए आसानी रहेगा ना। यदि बायर्स एंड सेलर हमेशा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग होता है,
तो तुमको जब भी खरीदना रहेगा तुम खरीद सकते हो, तुमको जब भी शेयर बेचना रहेगा तुम बेच सकते हो। इसके लिए जितना ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी, जितना ज़्यादा लिक्विडिटी, उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आज की क्लास के लिए एक लास्ट टॉपिक ये वाला पढ़ लेते हैं करके, प्रोडक्ट्स वाला। ठीक है ना? ये देखो, प्रोडक्ट्स क्या है ये जरा समझना कि अपना जो मार्केट्स है, फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, क्या फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, जो इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज आते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज आते हैं, प्रोडक्ट्स मतलब इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, किन किन चीजों का बाइंग एंड सेलिंग होता है। इन सिंपल तुमको समझना है तो तीन वर्ड याद रखना: इक्विटीज, डेट सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स। इक्विटीज के अंदर तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, अपने जो शेयर्स होते हैं वो आ जाएंगे। डेट सिक्योरिटीज में मैंने तुमको बताया था अपना डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स ये आ जाता है, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स ही आ जाएगा। एंड डेरिवेटिव में यहाँ के लिए तुम समझो इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये आ जाता है, जिसको हम एफ एन ओ बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, एफ एन ओ बोलेंगे। ठीक है, तो ये तुमको क्लियर है। तुमको समझना है कि अपने फाइनेंशियल मार्केट्स में मेनली क्या क्या प्रोडक्ट्स है, तो यही प्रोडक्ट्स है। शेयर्स आ जाएगा, डेट सिक्योरिटीज के अंदर डिबेंचर्स बॉन्ड, इनका बाइंग एंड सेलिंग बहुत होता है। एंड फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ये डेरिवेटिव मार्केट के अंदर यूज आते हैं। क्लियर है ना? अभी ये जो डेफिनेशन रीड करना है ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन दे रखा है, प्रोडक्ट का डेफिनेशन दे रखा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जिसको एससीआर एक्ट 1956 बोलेंगे, राइट? इस एक्ट के अंदर डेफिनेशन दे रहेगा। जब भी किसी एक्ट के अंदर कोई डेफिनेशन दे रहेगा, कोई लैंग्वेज यूज करेगा, तो वो हमेशा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन रहता है, राइट? सिंप्लीफाइड मैनर में तो इतना ही याद रखना है, बट अपने को लॉ का डेफिनेशन भी थोड़ा पता होना चाहिए, राइट? तो एक बार इसको केयरफुली रीड करते हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि डेफिनेशन है, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और ये तुम देखो 1956 का डेफिनेशन यार, बहुत पुराना डेफिनेशन है। उसके बाद तो कितनी चीजें चेंज हो गई, तो ये डेफिनेशन भी बहुत पुराना है, बट स्टिल एक बार रीड करते हैं। Financial markets facilitate reallocation of savings from savers to entrepreneurs. फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या होता है, जो जिनके पास पैसा पड़ा होता है एक्स्ट्रा, वो किन लोगों को देते हैं, जिनके पैसों की नीड होती है। तो ये आपका एज अ फैसिलिटेट करता है सेविंग्स को रीएलोकेट करने में। Savings are linked to the investments by variety of intermediaries through a range of complex financial products called securities. ठीक है, जो तुम्हारा सेविंग्स तुमको देना है उन लोगों को जिनको पैसों की नीड है, तुम डायरेक्टली नहीं दे सकते। मैंने बोला उसके अंदर बहुत सारे क्या होता है, इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व होता है। इंटरमीडिएटरी मतलब जैसे स्टॉक एक्सचेंज हुआ है, तुम्हारे स्टॉक ब्रोकर्स हुए, ये इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व रहते हैं, राइट? एंड यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, या फिर उनको कलेक्टिवली हम सिक्योरिटीज बोल सकते हैं, जिससे कि तुम पैसे को ट्रांसफर करते हो, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिया। अभी एक बार इसका डेफिनेशन रीड करते हैं सिक्योरिटीज वर्ड का। तो सिक्योरिटीज के अंदर तुम्हारा जो कि इस एक्ट में दे रखा है, सिक्योरिटीज में क्या आता है, पहला तो शेयर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर इन और एनी ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। ये पहला लाइन है, इसको इसको अभी केयरफुली डिकोड करता है ना। अभी पहले यहाँ पे देखो तीन वर्ड के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। पहला तो क्या तुम्हारा शेयर्स, दूसरा स्क्रिप्ट्स एंड तीसरा स्टॉक्स। तीनों वर्ड देखने के वैसे तुमको सेम लगते हैं, बट तीनों में छोटा छोटा डिफरेंस है, मैं ब्रीफली बता देता हूँ। शेयर्स तो आज आपको पता है कि जैसा मॉडर्न डे में बाइंग एंड सेलिंग होता है वो शेयर्स का, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन है इसका। नाउ स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, पहले के टाइम पे जब वो फिजिकल शेयर्स का सर्टिफिकेट्स ऐसा बाइंग एंड सेलिंग होता था, तो जो फिजिकल सर्टिफिकेट हुआ करता था उसको हम बोलते थे स्क्रिप्ट बोलते थे। इसके लिए तुम जो पुराने इन्वेस्टर को सुनते हो, जैसे राकेश झुनझुनवाला, इनको तुम इंटरव्यूज वगैरह सुनोगे, तो वो बहुत बार शेयर्स को एज अ स्क्रिप्ट करके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस जमाने के जब वहाँ पे फिजिकल बाइंग एंड सेलिंग होता था, वहां पे उसको स्क्रिप्ट वर्ड यूज करते थे। ये कोई वो मूवी स्क्रिप्ट उसकी बात नहीं हो रहा है, ये स्क्रिप्ट्स की बात हो रहा है। क्लियर है? फिर स्टॉक्स क्या होते हैं, तुम देखोगे हम वर्ड कौन से यूज करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर मार्केट, इस तरीके से हम वर्ड यूज करते हैं। तो स्टॉक और शेयर्स मोर और लेस सेम ही चीज है, बस दोनों में एक डिफरेंस है, राइट? स्टॉक्स को तुम क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में बाय कर सकते हो। मैं आज तुमको बोलूं क्या तुम रिलायंस का आधा शेयर खरीद सकते हो क्या? पॉसिबल नहीं, मिनिमम एक शेयर खरीदना पड़ेगा, राइट? बट स्टॉक्स के केस में ये पॉसिबल हो। अगेन पुराना वाला कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता। स्टॉक्स के केस में क्या तुम फ्रैक्शन के अंदर भी उनको परचेज कर सकते हो। सिमिलर कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे देखने को मिलता है, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर तुमको इन्वेस्ट करते हो, तुमको म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिलते हैं, वो तुम आज भी फ्रैक्शंस में बाय कर सकते हो। तुम चाहो तो आधा म्यूचुअल फंड का यूनिट, पौना म्यूचुअल फंड का यूनिट, इस तरीके से भी खरीद सकते हो, राइट? तो समझा आया तुमको दो तीनों में डिफरेंस क्या है, शेयर्स, स्क्रिप्ट्स एंड स्टॉक। ये दोनों तो मेनली पुराने वर्ड है, आज के टाइम पे ये वाला वर्ड यूज होता है।
फिर बॉन्ड्स अगेन तुमको मैंने बता दिया, जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम बॉन्ड्स बोलते हैं। यहाँ पर देखो ना, डिबेंचर्स वर्ड यूज नहीं किया है, बट डिबेंचर भी वही है, लोन लेने का इंस्ट्रूमेंट। जब कंपनीज लेते हैं तो डिबेंचर वर्ड यूज करते हैं। आगे चलते हैं। फिर देखो अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, ये एक्सेट्रा वाला पॉइंट है कि इनके अलावा भी कुछ है तो वो इसके अंदर आएगा, राइट। इन एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का मतलब क्या रहता है, कंपनीज है, ठीक है, जैसे रिलायंस है कंपनी, टीसीएस है कंपनी है, सिप्ला कंपनी है, इससे इनकॉर्पोरेट मतलब कोई नॉर्मल कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट अगेन ये क्या है, एक ब्रॉडर वर्ड है जिसके अंदर कंपनीज भी आ जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो भी आ जाता है, 1% कंपनीज भी आ जाता है, जो गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी कंपनीज है वो सब भी आ जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एंटिटी जिसका अपना क्या हो, सेपरेट एग्जिस्टेंस हो, वो बॉडी कॉर्पोरेट आता है, जिसके अंदर कंपनीज भी इंक्लूडेड हो जाती है। तो ये समझ लो बॉडी कॉर्पोरेट एक ब्रॉडर वर्ड है जिसके अंदर कंपनीज भी आ जाएगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसमें क्या आता है, जैसे बॉन्ड्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, ये सब क्या आ जाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पार्ट होता है। डेरिवेटिव ऑफ सिक्योरिटी जिसमें हमने डिस्कस कर लिया फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो आ जाएंगे। देन यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये देखो आज के टाइम में जैसे म्यूचुअल फंड चलता है ना, पहले के टाइम पे ये वाला ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था, यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जहाँ पे आप लोग पैसा इन कंपनीज को देते थे, एंड ये आगे ट्रेडिशनल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते थे, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करना हो गया, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना हो गया, ये इनका काम होता था। आज के टाइम पे ये एग्जिस्ट नहीं करते, आज के टाइम पे इनकी जगह किसने ले ली, म्यूचुअल फंड्स ने ली। तो इनको आपको समझना है तो आप एज अ म्यूचुअल फंड लिख सकते हो। फिर इंटरेस्ट एंड राइट्स इन द सिक्योरिटीज, ये देखो ये वाला वर्ड अच्छा है, इंटरेस्ट एंड राइट्स इन द सिक्योरिटीज। ये क्या बोलता है कि तुम देखो, तुमने यदि कोई शेयर परचेज किया वो तो सिक्योरिटी है ही है, उसके साथ साथ में तुमको जैसे वो करते हो, परचेज करते हो शेयर, तो तुमको डिविडेंड मिलने का हिस्सा, डिविडेंड मिलने का राइट, मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, राइट। तो डिविडेंड मिलने का जो राइट हुआ, उसके ऊपर तुमको वोटिंग करने का राइट मिलता है, क्योंकि तुम जैसे शेयर खरीदते हो तो बिजनेस के छोटे से ओनर मिल जाते हो, ओनर बन जाते हो, तो तुमको बिजनेस में वोट करने का राइट मिलता है करके, राइट। फिर तुमको कोई बोनस मिला, कोई स्टॉक स्प्लिट हुआ, इन सब के राइट्स भी मिलते हैं करके तुमको, ठीक है। तो ये सब भी क्या रहेंगे, सिक्योरिटी का डेफिनेशन के अंदर ही आएंगे। फिर सिक्योरिटी रिसिप्ट, देखो अगेन ये भी कोई एक टाइप ऑफ क्या है, सिक्योरिटी है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज आता है। और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट सो डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये वाला लाइन तुमने देखा ना, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, अगेन ये वाला कौन सा वाला, एक्सेट्रा वाला लाइन हो गया। और भी कोई यदि गवर्नमेंट ने फ्यूचर में चल के डिक्लेयर किया किसी चीज को एज अ सिक्योरिटी, तो वो भी तुम्हारा सिक्योरिटी के डेफिनेशन में आएगा। डन। और फिर देखो लास्ट में इन्होंने खुद ने सिंप्लीफाई करके दे दिया, ये डेफिनेशन का पार्ट नहीं, लास्ट लाइन एक्चुअली डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, इन्होंने बस सिंप्लीफाई करके दिया है कि ब्रॉडली जो तुम्हारा सिक्योरिटी जो तीन टाइप्स का रहता है, इक्विटीज, डेट सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स, इनके अंदर क्या क्या आता है वो आ गया, राइट। डेफिनेशन को बस रीड कर लेना, जनरली पूछते नहीं है, मेन तो इतना याद है तो तुम्हारा इनफ रहेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपने को क्या करना रहेगा, आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, शेयर मार्केट्स वगैरह में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों को हम देखेंगे, राइट, और भी अगले कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, राइट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट। कुछ डाउट हो तो ऑफ कोर्स आप कमेंट्स में बता देना।